ये स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यदि 12,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दी गई हो तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। देखो, चक्रवृद्धि जो ब्याज है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो मूलधन है वो 1 प्लस ब्याज नहीं है, जो मिश्र धन है उसका होता है, जैसे मिश्र धन रुपए है वो R अपॉन 100 और यहाँ टाइम होता है। ठीक है, समय है। तो ये है, यानी कितने रुपए हमारे पास, 12,000 रुपए हो गए। ठीक है, 1 प्लस R कितना है, रेट कितना है, दर कितनी है हमारे पास, ये दर है 10 अपॉन 100 और टाइम कितना है हमारे पास, 3 साल है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल रुपए है ना, मिश्र धन है वो लौटाना होगा। यानी 12,000 तो है ही, उसके ऊपर जो ब्याज जो बना है टोटल मिला के कितने रुपए है वो देने होंगे। तो ये हमारे पास 12,000 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 100 एकम 100 और 10, 110 नीचे हमारे पास 100 और कितने टाइम, ये भी 110 3 टाइम करना में, ये भी 110 हो गया, नीचे 100। अब ये वाले काट दो, चाहिए एक एक जीरो जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे ना, हमारे पास ये जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमारे पास मिश्र धन हो। ठीक है, ये हमारे पास मिश्र धन का फॉर्मूला है, ये गुणा वगैरह आप कर लेना। अब देखो एक और है हमारे पास इसमें, जैसे ये दिया है चक्रवृद्धि ब्याज का ही है ये हमारे पास, 1,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए। अब देखो टाइम फ्रैक्शन में आ गया ना, तब थोड़ी दिक्कत है, के लिए दी जाती है, मिश्र धन की राशि है वो निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास जो मिश्र धन है ना वो क्या बनेगा, मूलधन तो है ही हमारे पास। ठीक है, 1 प्लस R और नीचे ये कितने साल है, मतलब पहली साल के लिए, फिर दूसरी साल के लिए हो जाएगा, और तीसरी साल का जो फ्रैक्शन है ना उसमें 1 प्लस R और फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ अंदर लिखनी है, थोड़ा ये ध्यान रख लेना। 1/2 है ना, तो R है ना वो, इसको 1/2 से गुणा और करना हमें, बस थोड़ा ध्यान रख लेना। तो इसमें कैसे आ जाएगा हमारे पास, मिश्र धन है वो, मूलधन कितना है हमारे पास, 1,000 रुपए। ठीक है, 1 प्लस दर कितना है 100, नीचे 100, 1 साल हो गया हमारे पास, दूसरी साल का 1 प्लस 10 अपॉन 100। ठीक है, और तीसरी साल का 1 प्लस 10 अपॉन 100, और ये 2 से और गुणा करना है, ये वाला 2 है ना, ये फ्रैक्शन है वो। ठीक है, 1/2 है, उससे और गुणा करना है। तो अब ये देखो हमारे पास जो सोल होगा, ये 110 अपॉन 100, ये भी 110 अपॉन 100। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो 105 अपॉन 100। अब इसको जो सोल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा ना, जैसे ये काट दिया मैंने, एक जीरो ये वाली काट दी, एक ये काट दिया हमारे पास। ठीक है, अब इसको इससे गुणा कर लेना, फिर जो वैल्यू आए उसको इससे गुणा कर देना, और 2 के बाद डेसिमल लगाना है, ये हमारे पास जैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करके देख लेना। हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान रख लेना, यहाँ हमारे पास 2 वोल 3/4 होता है, मतलब इतने साल होते हैं। ठीक है, कितने साल में, तो 2 तो ये सेम लिखते हैं एज इट इज, और यहाँ क्या लिखते हैं, 1 प्लस 10 अपॉन 100 हो गया, और 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये थोड़ा ध्यान रख लें, बस इतना है वो ध्यान रखना है बस। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
कि हरियाणा का राज्य कवि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास हरियाणा का राज्य कवि किसे कहा जाता है, ये याद रख लेना, श्री उदय भानु हंस। ये कौन है, श्री उदय भानु हंस। ठीक है, श्री उदय भानु हंस को हरियाणा का राज्य कवि कहा जाता है। ठीक है, हम देखो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं इसमें। अगला है हमारे पास, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। ठीक है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर। ठीक है, तो ये कौन थे, ये याद रखना आपको, सन्नो देवी। ठीक है, याद रखना आपको, सन्नो देवी। ये जो मेन क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता। ठीक है, जन्मदाता कौन है, चौधरी छोटूराम। ठीक है, चौधरी छोटूराम। देखो, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता चौधरी छोटूराम, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर सन्नो देवी। ठीक है, और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हरियाणा के ही बारे में है। हरियाणा का राज्य कवि किसे बोला जाता है, उदय भानु हंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महेश का संधि विच्छेद क्या है, महो प्लस इस, महा प्लस इस। ठीक है, या मही प्लस इस, या मही प्लस इस। देखो इसमें इसका आंसर ये है, एक बार इसका एक बार रूल है वो बता देता हूं। यहाँ क्या है हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ई है। ठीक है, बड़ी ई हो गए, ये दोनों मिलके है ना, क्या चीज बनते हैं हमारे पास। ठीक है, ये बनता है हमारे पास, जैसे आई हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कौन सी संधि है, सबसे पहली बात तो आती है कौन सी संधि है। ये गुण संधि होती है, कौन सी संधि होती है हमारे पास, ये गुण संधि होती है। ठीक है, और इसका रूल क्या है कि हमारे पास ए या आ के बाद, ए या आ के बाद क्या चीज हमारे पास, या तो छोटी ई है या फिर बड़ी ई है। तो हमारे पास क्या बनता है, ये ए बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, या ए या आ के बाद छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, तो क्या चीज बनेगी हमारे पास, टोटल मिला के ओ बनेगा। ठीक है, या हमारे पास ए या आ के बाद री है। ठीक है, तो ये चीज क्या बनेगी हमारे पास, अर बनेगा, अर। ये है हमारे पास इसका रूल है, ये वाला मैंने गलत कर दिया। तो अब देखो इसमें क्या आएगा हमारे पास, ये आ हो गया हमारे पास, ये ई हो गया, तो ये टोटल मिला के क्या बनेगा,
ये ए बनेगा, ठीक है, आई नहीं ए बनेगा। तो इसमें ये महेश बन गया हमारे पास, ठीक है ना। ये इसका रूल हो गई, ये तीनों चारों चीजें मैंने बता दी। और ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है, ये भी याद रख लेना, ये कई बार पूछा भी जाता है गुण संधि, ठीक है, कौन सी संधि है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गुण संधि है उसका एग्जाम्पल कौन सा है इनमें, तो 3-4 संधि दे देते हैं, और गुण संधि है ना वो एग्जाम्पल हमें खुद ढूंढना होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो इसका देखो आंसर याद कर लेना, इसका आंसर क्या है हमारे पास, बी ने, ठीक है। ये इसको यूनिफैक्टर थ्योरी है इसका, जैसे इंग्लिश में क्या नाम है, यूनिफैक्टर थ्योरी। उसके बाद इसको मोनार्किक थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है, इसको और बोला जाता है मोनार्किक थ्योरी है, वो भी बोला जाता है। ये सिंगल फैक्टर थ्योरी है, यूनिक का मतलब क्या होता है हमारे पास, सिंगल। ये क्या है, सिंगल फैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत। ये हो गया हमारे पास। इसके प्रोपाउंडर कौन है, बीने। बीने के बारे में 1-2 बातें और है, वो मैं बता देता हूं एक बार। पहली बात क्या है हमारे पास, ये मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इसी ने किया था, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था, यानी बुद्धि के मापक के जनक कौन है, अल्फ्रेड बीने, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है हमारे पास कौन है, अल्फ्रेड बीने, और ये 1905 में किया था इसने। दूसरा एक और है मानसिक आयु की अवधारणा, मानसिक आयु की अवधारणा भी किसने दी थी हमारे पास, मानसिक आयु यानी मेंटल एज है ना, की अवधारणा, कंसेप्ट, ठीक है, ये भी किसने दिया था, मानसिक आयु की का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो बीने है, उसी ने दिया था। ये 1908 में दिया था, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद हमारे पास एक कारक तो हो गया, एक टू फैक्टर थ्योरी भी हमारे पास क्या है, टू फैक्टर थ्योरी है। एक हमारे पास 3 फैक्टर थ्योरी है, और ये दोनों किसने दी थी, ये ध्यान रख लेना, ये स्पीयरमैन ने दी थी। ये दोनों थ्योरी किसने दी थी, स्पीयरमैन है उसने दी थी, 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने। और सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, बीने है उसने दी थी, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश का है, और ये मॉडल का है, पैसेंजर्स नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, और इसमें प्रोहिबिशन दे रखा है, बिल्कुल जैसे मनाही कर रखी है कि भाई ये काम नहीं करना, ठीक है। तो इसमें शुड, कैन तो प्रोहिबिशन के लाएगा, ताकि आता है यूजुअली, ठीक है। अब वो ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता, नीड मतलब जरूरत के लिए। इसमें डाउट कहाँ है हमारे पास, शुड यानी नहीं करना चाहिए, भाई पैसेंजर है उनको रेलवे लाइन के अक्रॉस नहीं वॉक करना चाहिए, तो ये शुड आएगा या मस्ट आएगा। इसमें देखो प्रोहिबिशन लिख दिया ना, यानी हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास हमेशा क्या यूज होगा, मस्ट, ये याद रख लेना, ठीक है। हमारे पास यहाँ क्या आएगा, मस्ट। तो डियर स्टूडेंट, हम जो एस्टेट के जो क्वेश्चन करते हैं ना, वो सारे एस्टेट में आए हुए या बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही करते हैं, तो आप ये वीडियो देखते रहें।